बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में एक ही खबर है जो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और वो उसको नेपाल का इनकलाब कह लीजिए, आप वहां दंगे फसाद कह लीजिए, जो लफ्ज आपको बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे नजदीक वो नेपाल का इनकलाब है। अब नेपाल के इनकलाब की जो वजूहात आपको और मुझे बताई जा रही हैं, आप जरा उनको डिटेल में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो चीजें इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। और वो चीजें मेरे रीजन, आपके मेरे इस रीजन के साथ कैसे कोरिलेट करती हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आपको और मुझे ये बताया गया, इवन दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ये रिपोर्ट किया कि जी उन्होंने 26 डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ओली शर्मा की गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे। जेन जी, जो ये नौजवान हैं सारे, लेट 90s और अर्ली 2000s की पैदाइश जो नौजवान हैं सारे, इनके रोजगार थे, इनकी फ्रस्ट्रेशन थी, ये सड़कों के ऊपर निकल आए, तो इस वजह से वो दंगे फसाद स्टार्ट हो गए और वहां पर पार्लियामान जला दिया गया। इवन कोalition गवर्नमेंट के साबिका वजीर आजम थे नेपाल के, उनका घर जला दिया गया। वुजरा की आपने फुटेजेस देखी होंगी, कैसे रोडों के ऊपर, नदियों और नालों के अंदर वुजरा नंगे भाग रहे हैं, मार रहे हैं, पुरतशद्दुद वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू 20+ हलाकतें हो चुकी हैं नेपाल के अंदर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर अरेस्टेड और हंड्रेड्स ही जख्मी भी हैं इस टाइम के ऊपर। लेकिन राइट नाउ वहां की जो आर्मी है उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है, मुल्क की हुकूमत का भी और मुल्क का भी। बहुत सारे जो एरियाज हैं काठमांडू और नेपाल के बहुत सारे जो मेन एरियाज हैं वहां पर माशाल्लाह वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब यहां पर कहानी बैकग्राउंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। होता क्या है कि नेपाल के अंदर गुर्बत, महंगाई, लॉलेसनेस बढ़ती जा रही थी। और डिजिटल मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म अब दुनिया के पास रह गया है, नौजवानों के पास रह गया है कि हर बंदा मोबाइल फोन से चिपका हुआ है कि वो यहीं पर बैठकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। What happened is कि नीपो किड के नाम से एक कैंपेन का आगाज किया जाता है नेपाल के अंदर। ये नीपो बेबी एक हॉलीवुड की टर्म, और वहां से उठाकर नीपो किड की टर्म इस्तेमाल की वहां पर नेपालियों ने। उन्होंने सियासतदानों के बच्चों के लाइफस्टाइल, उनके फॉरेन ट्रिप्स, उनके गुची एंड लुई विटान के बैग्स, G55 मर्सिडीजें, BMWs, रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट्स, उनके रहन सहन, उनके घरों की फोटोज, वीडियोज वो कहीं से किसी बच्चे के हाथ लग गई। उन्होंने उसके ऊपर एक कैंपेन का आगाज कर दिया कि देखो यार, मेरे हाल देखो, मेरे मुल्क के हालात देखो, और मेरे मुल्क के सियासतदानों की फैमिलीज के हालात देखो। यह कैंपेन आगाज की गई कुछ दिन पहले वहां। इस कैंपेन ने वहां पर हाइप पकड़ना स्टार्ट कर दी। टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियोस मल्टी मिलियन व्यूज में गई, मल्टी मिलियन व्यूज मतलब 2-2, 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज में गई। नॉट टू फॉरगेट कि वहां पर आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है, नेपाल की पॉपुलेशन जो है। तो अब 3 करोड़ की आबादी में से अगर कोई 50, 60 लाख, 70 लाख लोग एक वीडियो देख लेते हैं कि यार मेरे मुल्क का वजीर आजम या मेरे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी वजीर या कोई भी बड़ा सियासतदान है, उसके बच्चे मर्सिडीज के अलावा सफर नहीं करते, रोल्स रॉयस के अलावा सफर नहीं करते, फॉरेन ट्रिप्स उनके देखो, उनकी शादियों पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मेरा मुल्क, मेरे सियासतदान नशे में झूम रहे हैं, मेरे घर में रोटी भी नहीं पक रही। इस कैंपेन ने हाइप पकड़ना स्टार्ट कर दी। आहिस्ता 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 नेपाल के लोगों में ये अंडर डिस्कशन आ गई, चौकों चौराहों के अंदर। इस तरह हम सियासत का करंट अफेयर कोई भी टॉपिक जिस तरह हाइप पकड़ जाता है, फिर वो हर चाय वाले ढाबे से लेकर पार्लियामान तक डिस्कस होता है। एग्जैक्ट इसी तरह ये स्टोरी जो है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां और दौलत का जो एक डिस्प्ले था, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ था, ये जनाब वहां पर नेपाल में डिस्कस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद किसी सियाने ने मशवरा दिया नेपाली हुकूमत को कि यार ये सोशल मीडिया के ऊपर ही सर शोर मचा हुआ है ना, बैन कर दो, सोशल मीडिया भी बैन कर दो। हुकूमत नेपाल जागती है एक दिन, ये अर्ली सितंबर, अभी पिछले चंद दिनों के अंदर, मतलब आज 10th ऑफ सितंबर आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये पिछले 1 सितंबर से 10th ऑफ सितंबर के अंदर की ये अब्रप्ट सारी डेवलपमेंट्स हैं। हुकूमत नेपाल एक दिन जागती है और कह देती है कि जनाब 26 डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हम बैन कर रहे हैं। क्यों बैन कर रहे हैं? क्योंकि ये हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे, नेपाल के अंदर अपने ऑफिस नहीं खोल रहे, हमारे पास कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा ये हमारे मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ है, लिहाजा हम इनको वो बैन कर रहे हैं। कुछ जो थी एप्लीकेशंस थी, उन्होंने फौरन हुकूमत की बात मानते हुए वहां पर दफातर दफूतर बना लिए, कंप्लेंट सेल बना दिए। वन ऑफ देम इज टिकटॉक। तो वहां पर जब बैन किए गए सारी ये एप्लीकेशन, तो वो जो जिस कैंपेन के सर के ऊपर इनको बैन किया गया, जो वजह बनी कि जी कैसे सियासतदानों के अपने बच्चे और करप्ट सियासतदानों के अपने बच्चे लाइफस्टाइल कैसी गुजार रहे हैं, उसकी वजह से जब डिजिटल मीडिया की एप्लीकेशंस को भी बैन किया गया, तो ऑब्वियसली लाखों नौजवानों का रोजगार भी हिट हुआ। वी ऑल नो दैट कि पूरी दुनिया, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड एवरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बहुत सारे लोगों का रोजगार, नौजवानों का रोजगार अब इंटरनेट और इन एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू लेके आते हैं नौजवान,
ये कुछ छोटी मोटी मैं आपको अमाउंट नहीं बता रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू नौजवान इन एप्लीकेशन से अपने अपने ममालिक में लेके आते हैं। जब ये 26 में से कुछ एप्लीकेशन खोल दी गई, 4-5 और बाकी को बैन कर दिया गया, तो जनाब नौजवान निकले सड़कों के ऊपर। और ये बिल्कुल नौजवान निकले, किसी लीडरलेस ये इनकलाब था, इसमें कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं था, कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था, ये नौजवान निकले हैं सड़कों के ऊपर। जब ये नौजवान सड़कों के ऊपर निकले हैं तो इन्होंने इस इनकलाब या इस रेवोल्यूशन या इस एहतजाज की कैंपेन का आगाज किया डिजिटल मीडिया के ऊपर ही। कुछ जो प्लेटफॉर्म्स खुले हुए थे लाइक टिकटॉक, उसके ऊपर अपनी वीडियोस डालना इन नौजवानों ने स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वो वीडियोस डालते गए, पिछले 48-72 घंटों के अंदर ये कैंपेन जोर पकड़ती गई, जोर पकड़ती गई, जोर पकड़ती गई। जो घर पे बैठा मोबाइल फोन देखता था कि मेरी उम्र के नौजवान, मेरे बहन भाई गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, इस इलीट के खिलाफ निकले में, लिहाजा आई हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, वो भी टक करके निकले और रोड्स पे आ गए। ये मोमेंटम पकड़ते गए, बढ़ता गया मामला, बढ़ता गया मामला। इवेंचुअली हमने विजुअल्स इस तरह के देखे कि ओली शर्मा जो वहां के नेपाल के सरबराह थे हुकूमत के, उनको रिजाइन करना पड़ा, हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से फरार होना पड़ा। पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी गई, वहां के वुजरा जो हैं उनके घरों को, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के दफातर के ऊपर अटैक हुए, आग लगा दी गई। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी तक आग वहां पर कुछ एरियाज के अंदर जो आग लगाई गई है, वो अभी तक आग की राख जो है वो अभी तक जल रही है। और उसके बाद इसमें एक चीज आपने नहीं भूलनी कि यहां पर जिन लोगों की जानिब से ये प्रोटेस्ट का आगाज किया गया था, दे डोंट ओन ये सारी वायलेंस। वो कहते हैं कि जनाब ये वायलेंस, आग लगाना, वुजरा को मारना, हलाकतें जो हुई हैं वहां पर, जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए, हमने नहीं किए। ये कुछ और लोग थे जो हमारी शक्लें धार के या हमारे इस रेवोल्यूशन या हमारे इस एहतजाज का हिस्सा बन गए। उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग की है। इससे जेन जी के इस रेवोल्यूशन का या जेन जी के इस प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आप को इससे अलहदा करते हैं। हमने कोई जलाओ घिराव नहीं किया। हम तो पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क में जो करप्शन है, नया आइन आए, बेहतर आइन आए, वो लोग हुकूमत करें हम पे कि जो काबिल हैं, जो करप्ट नहीं है, जिनके स्टेक्स नहीं है हुकूमत के अंदर, इस तरह के फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस काबिल हैं कि नेपाल को पूरी दुनिया के सामने वो एक अच्छा इमेज या बेहतर इकोनॉमी बनाकर, बेहतर मुल्क बनाकर रिप्रेजेंट कर सकें और हम तरक्की कर सकें। ये वो आज भी उनकी स्टेटमेंट आई हुई है जो बच्चे हैं वहां के कि जनाब हमने कुछ भी जलाया नहीं है, कोई जलाओ गिराओ के अंदर हम इन्वॉल्व नहीं है। अब इसके अंदर मेरी एक जाती सी एक्सक्यूज मी, इसके अंदर मेरी एक जाती सी राय है कि जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पूरा मुल्क आग लगी हो पूरे मुल्क के अंदर, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज, दहशतगर्द माइंडसेट, वो अपने अपने स्कोर सारे सेटल करते हैं। फिर वो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, फिर वो वुजरा के घरों के ऊपर भी अटैक करते हैं, उनकी फैमिलीज को भी हार्म करते हैं, फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बहुत सारे ममालिक के अंदर, श्रीलंका के अंदर पहले हो चुका हुआ है, बांग्लादेश के अंदर हो चुका हुआ है, हमने हर जगह के ऊपर देखा है। एक चीज आपने नहीं भूलनी, अरब स्प्रिंग से स्टार्ट करें, 10 to 12 वहां से स्टार्ट करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाउ नेपाल, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यहां पर जो ट्रिगर की चीज, जो चिंगारी बनी पहली, वो चिंगारी क्या थी? वो लॉलेसनेस थी, वो पॉलिटिशियंस की करप्शन थी, वो गुर्बत थी, वो महंगाई थी। और पूरी दुनिया के ये जेनेरिक से इश्यूज थे जिनके ऊपर ये इनकलाब बपा हुए। मैं इस चीज के ऊपर किसी दिन फिर बाद में बात कर लेंगे कि अरब स्प्रिंग से आज तक जो इनकलाब बपा हुए हैं, जो जहां जहां पर रेवोल्यूशन आया है, उससे क्या खोया क्या पाया, और ममालिक ने, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और आई थिंक हम सबको भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं एक तरफ ये सारा नेपाल वाला वाकया पढ़ रहा था और इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो एट द सेम टाइम मुझे पाकिस्तान के हालातों वाकयात बहुत मिलते जुलते नजर आए। कैसे, मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। आप पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का, एजे के, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, कोई एक हल्के का अपना एमपीए उठा लें, एक एमपीए कोई आप उठा लें, मैं मतलब नाम भी नहीं किसी का ले रहा, कोई एक एमपीए जिस हल्के के आप रिहायशी, जहां से मुझे आप देख रहे हैं, उस हल्के के एमपीए का टिकटॉक अकाउंट जाकर उठाकर देखिए। सच डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। अगर कोई गरीब एमपी है ना, जिन्हें पल्ले कख नहीं, तो उन्हें भी उधार फड़ के LC 300 लेनी है, उसने भी 6 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी। और अगर कोई शहरी इलाकों का एमपीए है, एमएनए है, तो उसने मर्सिडीज लेनी है, उसने सेडान लेनी है, उसने अच्छी गाड़ी लेनी है, उसमें सफर करना है। और ये धाक बिठाने का, लोगों को मगलूब रखने का, उनके ऊपर गालिब रहने का, बदकिस्मती की बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को एक टूल बना दिया गया है। लाओ लश्कर के साथ निकलना है, जब निकलना है 10-10 गाड़ियां आगे हैं, 10-10 गाड़ियां पीछे हैं, और अन्नी मची हुई है, फोटोज बन रही हैं, टिकटॉक बन रही है, हर वीडियो टिकटॉक के ऊपर आ रही है, टिकटॉक के ऊपर आ रही है। किसी टाइम के लिए मगलूब रहेंगे लोग,
देखेंगे कि जी फलां सरदार साहब, फलां वडेरा साहब, फलां मलिक साहब, फलां चौरी साहब, फलां सरदार साहब, बड़ी वड्डी गड्डी जनाब साईं कोल, अगे दो झंडे भी लगे ने, काले रंग की मोटर है, पिछे 4 पुलिस के डाले ने, नाल रेंजर्स है, नाल ये है, नाल वो है, साथ हल्के के जो फाइनेंसर है, जो बड़े साथ अमीर कबीर लोग हैं हल्के के, उनकी भी 10-10 प्राडोज और V8 साथ चलती हैं, V6 साथ चलती हैं। ये ड्रामा नेपाल के अंदर भी चल रहा था। ये ड्रामा किसी हद तक हिंदुस्तान के अंदर भी चलता है, लेकिन हिंदुस्तान वाले इसको कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं अभी से, क्योंकि आज आप सिर्फ हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और उठाकर देखिए कि वो किस कदर तंबी कर रहे हैं अपने हुक्मरानों को, ईच वन ऑफ देम। हर ब्लॉगर, मेन स्ट्रीम ने तो क्या बात करनी है, खैर नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी क्या हुआ, उनके दफातर भी जला दिए गए वहां पर, क्योंकि जब कंट्रोल्ड मीडिया होगा, जब आप मैसेज की आवाज नहीं बनोगे, सिर्फ आप प्रोपोगेंडा का टूल बनोगे, तो इवेंचुअली आप विक्टिम भी बनोगे फिर हुकूमतों के साथ ही। एग्जैक्टली यही बांग्लादेश के अंदर भी हुआ था कि मीडिया भी विक्टिम बना था। वो तमाम एंकर्स जो उस करप्ट रिजीम को और गालिब रिजीम को हीरो बनाकर पेश करते थे, जब वो रिजीम गिरी तो फिर वो मीडिया हाउसेस भी गिरे और वो एंकर भी सारे के सारे गिरे और जलीलो ख्वार हुए। अब वो मैं वापस आ रहा हूं पाकिस्तान की जानिब। अब इसमें एक चीज तो आपने ये नहीं भूलनी कि 3 करोड़ की पॉपुलेशन और 26 करोड़ की पॉपुलेशन, नेपाल 3 करोड़, हम 26 करोड़ प्लस माइनस ऊपर नीचे, और वो 26 करोड़ के जिसमें भी पाशा साहब का मैं कल ही इंटरव्यू देख रहा था कि ये सैलाब के बाद तो बहुत ब्राइटर चांसेस हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाए। और ये इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब इस सैलाब के ऊपर कह चुके हैं कि हम 30 साल पीछे चले गए। ऑल इज वेल आपको मुझे दिखाया जा रहा है। मैं फील्ड का जर्नलिस्ट हूं, फील्ड में काम करना ज्यादा पसंद करता हूं, लोगों के दरमियान रहना, लोगों से बात करके उनके हालातों वाकयात जानना मुझे ज्यादा पसंद है स्टूडियो में, एसी वाले स्टूडियो में बैठने से। सो मैंने 2022 वाला सैलाब भी कवर किया था, जब 15 से 20 बिलियन डॉलर, 20 प्लस माइनस बिलियन डॉलर क्लेम किया गया कि हमारा नुकसान हुआ है। वो साउथ पंजाब हिट हुआ था, राजनपुर, रुझान और वो सारा एरिया हिट हुआ था। इस वक्त तो पूरा पंजाब हिट होया पे यार, सिंध के इलाके हिट हो रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग के अभी भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो इस दवा का जो तखमीना है नुकसान का, आपको हट के नहीं है। अब जितना नुकसान होगा उसी तरह से गुर्बत भी बढ़ेगी, उसी तरह से लोग बेरोजगार भी होंगे, लोगों के रोजगार भी बंद होंगे। अब इन तमाम चीजों को मिलाकर आप एक जगह के ऊपर ले आइए। मैं सख्त कायल हूं, मुत्तफिक हूं, वज़राए आला मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन फॉर अ सिंगल सेकंड इमेजिन अली अमीन गंडापुर साहब से स्टार्ट कर लीजिए। व्हेन ही मूव्स, उनके कॉन्वॉय के अंदर कितनी गाड़ियां होती हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हेन ही मूव्स, उनके कॉन्वॉय के अंदर कितनी गाड़ियां होती हैं। मरियम नवाज साहिबा व्हेन शी मूव्स, उनके कॉन्वॉय के अंदर कितनी गाड़ियां होती हैं। मुराद अली शाह साहब, बुगटी साहब, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, जब इनके वज़राए आला, जब इनके वज़रा मूव करते हैं तो इनके साथ कितना 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 पेट्रोल, कितना कितना खर्चा टैक्स पेज आप और मैं पे कर रहे होते हैं, कितनी कितनी गाड़ियां होती हैं। दरखास्त की जा सकती है, बार बार बात करेंगे, मुहज्जब तरीके से करेंगे, बार बार आपके सामने रखेंगे। हुजूर वाला, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम गरीब मुल्क हैं, पाकिस्तानी गरीब लोग हैं, और जो आपके साथ कॉन्वॉयज चलते हैं, जो मोटर क्रेड में आपके डजन्स ऑफ कार्स होती हैं, राय साकिब, मेरा व्यूअर, आप देखने वाले, हमारे टैक्स पे से उनके पेट्रोल जा रहा है और उन मुलाजमों की तनख्वाहें जा रही होती हैं। हमें पता है कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप उस पोर्टफोलियो, आप उस मनसब पे कम कर लें। याद है मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा जब बिजली के क्राइसिस बहुत थे, लोड शेडिंग बहुत होती थी, तो दफातर के AC बंद करवा दिए थे सरकारी मुलाजमीन कर वज़रा के, AC नहीं लगेंगे, बिजली के क्राइसिस हैं। हम मीनारे पाकिस्तान में पंखे पकड़ के वहां पर काबीना का इजलास हुआ था। पॉलिटिकल ऑप्टिक्स थे ना इवन एट दैट टाइम। आज भी वही करें शहबाज साहब, आज भी वही करें मरियम बीबी, आज वही भी करें अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद अली शाह साहब, बुगटी साहब, आज वो करें। कट करो अपने खर्चे, मिनिमाइज करो अपने खर्चे, स्टाफ कट डाउन करो, गाड़ियों का पेट्रोल कट डाउन करो, वो एम्पल सिक्योरिटी रखो, अच्छी सिक्योरिटी रखो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी रखो। ये जो लाओ लश्कर के साथ मूव करना है ना, लाओ लश्कर के साथ, तो इवेंचुअली बांग्लादेश, ये नेपाल एग्जाम्पल से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। सो इन द एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी। और ये एक नई डिबेट पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई है, हम एक दूसरे को पाकिस्तानी मेरे कोस रहे हैं कि देखो नेपाल वालों ने क्या कर दिया, तुम कुछ नहीं कर सके, तुम इमरान खान का वेट कर रहे हो, तुम नवाज शरीफ का वेट कर रहे हो, जरदारी साहब का वेट कर रहे हो। तो भाइयों, जो किसी भी मुल्क के अंदर जब इनकलाब आया करते हैं ना, अरब स्प्रिंग से आज तक, देखते आओ जरा, उसको डिटेल में पढ़ लो, तो ये लीडरलेस इनकलाब होते हैं। यहां पर लीडरान इनकलाब नहीं लेके आते। लीडर ने तो आपको डायरेक्शन देनी है, उसने तो आपको डिसिप्लिन में रखना है, एंड दैट इज द पर्पस और दैट इज द जॉब ऑफ अ लीडर। यहां पर नौजवान ही लीडर बनते हैं, यहां पर नौजवान ही इनकलाब लाते हैं, यहां पर नौजवान ही शहादतें लेते हैं। अभी वो बांग्लादेश वाले लड़के को याद है आपको, कैसे गोलियां मारी तो खड़ा रहा था फिर भी वो, तो वे तारीख में वही लोग अमर होते हैं। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट और आजादी इजहार राय कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए सीखने का मकाम।
वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम इट। क्योंकि जो आए दिन बैन्स की धमकियां देते हैं ना, यूट्यूब बैन कर दो, ट्विटर बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान नहीं और भी इस तरह के बड़े सियाने बैठे हुए पाकिस्तान के अलावा भी ममालिक दुनिया के अंदर के जो जिनके एडवाइजर्स वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट्स को ये मशवरा देते रहते हैं। तो भाइयों, नेपाल एक मिसाल नहीं है, नेपाल जैसी मल्टीपल मिसालें हैं। और ये जो लविश बैग्स और जूते हैं ना, जो डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है जो आपका, इसको भी खुदारा कम करें। हमें पता है कि अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, पता नहीं करप्शन क्या है, हलाल है हराम, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। तो जब आप पाकिस्तानी कौम जो तकरीबन 40% प्लस माइनस गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है, जा रही है, उसके सामने जब आप करोड़ों रुपए के बैग्स और घड़ियां और जूते दिखाते हैं, आकर इनके दिखाते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में से टिक टिक करके आपकी जूतियों की हील्स की आवाज़ आती है नीचे पैर रखते हुए, तो फिर ये नौजवान तड़पता भी है और ये नौजवान रिएक्ट भी करता है। जब ये रिएक्ट करता है तो फिर नेपाल वाली सूरत हाल बनती है। लिहाजा आज भी वक्त है कि हम संभल जाएं, हम अपने नौजवान को तरजीह दें, अपने, यही हमारा एसेट है ना सबसे बड़ा, मेरे मुल्क का, कौम का मुस्तकबिल यही नौजवान है। तो आज भी वक्त है कि हम संभल जाएं और संभलते हुए इन डेज टू कम मजीद बेहतर और मेच्योर फैसले करें कि जो आप मेरे इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।